Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 19, study note number 5, that is cost accounting standard illustrations. So in this video we will solve illustration number 11. A steel company which produces iron casting pipes and rod iron is covered under the cost audit according to the company's cost records and audit rules 2014. From the expenditure data relating to 2017 and 18, determine the employees cost according to the cost accounting standard 7. सो कैश 7 के हिसाब से जो भी एम्प्लॉय कॉस्ट हम लोग का आएगा वो हम लोग को इधर फाइंड आउट करना है. सो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन वी विल अंडरस्टैंड सम थियरी रिलेटिंग टू द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7. ओके, तो इसमें हम लोग को ज़्यादातर क्या याद रखना है. सी, ये जो मीनिंग है वो सब चीज़ें रीड करने के बाद हम लोग को समझ में आता है, लेकिन सिंपली कुछ बातें हैं वो हम लोग को इधर याद रखना चाहिए. दैट इज़ एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या आता है. सी, सैलरी, वेजेस, अलाउंसेस एंड बोनस, इंसेंटिव, वो सारी चीज़ें हमारे एम्प्लॉय कॉस्ट में आती है. देन कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड्स, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एंड अदर बेनिफिट्स. ओके, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय कॉस्ट में आती है. और एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर द फ्यूचर बेनिफिट में क्या क्या आता है. दैट इज़ ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, अदर रिटायरमेंट और सेपरेशन बेनिफिट्स, VRS, अदर डेफर्ड एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर फ्यूचर बेनिफिट्स. ओके, तो ये चीज़ें ना बाय हार्ट नहीं करनी है, सिंपली अंडरस्टैंड करके इसको याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें एम्प्लॉय कॉस्ट में आती है, ताकि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं वो करते वक्त हमारे तरफ से कोई मिस्टेक ना हो. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है उसमें वही दिया है कि क्या क्या चीज़ें एम्प्लॉय कॉस्ट में आनी चाहिए और क्या क्या नहीं आना चाहिए. ओके, तो एक एक हम लोग चीज़ देखेंगे और जो आएगा वो रिकॉर्ड करते जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी एंड वेजेस एंड अदर अलाउंसेस. अभी हम लोग ने पढ़ा कि सैलरी एंड वेजेस हमारे एम्प्लॉय कॉस्ट में आता है. सो 750 हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. सैलरी एंड वेजेस एंड अदर अलाउंसेस, इट इज़ 750. उसके बाद नेक्स्ट है बोनस. ओके, तो बोनस को भी हम लोग ने रीड किया था कि एम्प्लॉय कॉस्ट में वो आता है, दैट इज़ 100. देन नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड. ये भी हमारा जो रेगुलर एम्प्लॉय कॉस्ट होता है उसमें ही आता है. सो 90 कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, इट इज़ 90. देन नेक्स्ट है वेजेस टू द कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉय. ओके, तो ये जो चीज़ है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके एम्प्लॉयज़ को अगर वेजेस दिया है तो एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं आता, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट में वही चीज़ें आती है जो हमारे खुद के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो खुद के एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके लिए जो भी खर्चा किया जाता है वो एम्प्लॉय कॉस्ट में आता है. लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉयज़ है वो तो उसके एम्प्लॉयज़ है, हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम कर रहे हैं, तो वो हमारे खुद के एम्प्लॉयज़ नहीं है. सी, उसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग को दिया है. वेजेस पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉयज़ एज पर explanation 1 of cost accounting standard under para 47. Contract employees includes employees directly engaged by the employer on contract basis but does not include employees of any contractor engaged in the organization. यानी कि हमारे जो भी खुद के एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो ही सिर्फ उसका जो भी वेजेस रहेगा, सैलरी रहेगा, वही हम लोग इधर कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7. जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहता है उसके जो एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ पे काम करते हैं वो हम लोग इधर कंसिडर नहीं करेंगे. यही जो एक्सप्लेनेशन इधर दिया गया है. नेक्स्ट है हम लोग का एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, दैट इज़ 40. तो एम्प्लॉयज़ वेलफेयर भी हमारा आता है एम्प्लॉय कॉस्ट में, जस्ट रीड किया था, दैट इज़ 40. सो एम्प्लॉय वेलफेयर, इट इज़ 40. देन नेक्स्ट है एबनॉर्मल कॉस्ट ड्यू टू द स्ट्राइक. अभी ये तो कॉमन सेंस है कि स्ट्राइक वो सारी चीज़ें तो एबनॉर्मल होती है, वो तो एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं आता. सो वो तो डायरेक्टली जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को. सी, एबनॉर्मल कॉस्ट चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट है VRS पेमेंट फॉर क्लोजर ऑफ रॉड आयरन सेक्शन ऑफ द प्लांट. ओके, तो जो हमारा सेक्शन है रॉड आयरन वाला कंपनी का, उसमें VRS दिया गया, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विसेज. तो उसका जो भी कंपेंसेशन रहता है वो हम लोग को दिया है. सो ये हम लोग का इधर नहीं आएगा. सी, VRS पेड फॉर द क्लोजर ऑफ एन यूनिट, वो इधर इंक्लूड नहीं होता, विल नॉट इंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7.
अरियर्स ऑफ सैलरी मतलब जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, क्योंकि अभी हम लोग 17-18 का कर रहे हैं, ये 16-17 से रिलेटेड है, तो वो भी नहीं आता। सी अरियर सैलरी नॉट रिलेटेड टू द करंट ईयर, मतलब ये करंट ईयर रिलेटेड नहीं है, तो इसीलिए वो इंक्लूड नहीं होगा। कंपेंसेशन पेड अगेंस्ट द पास्ट पीरियड्स अगेंस्ट द कोर्ट ऑर्डर। ओके, तो कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से कंपेंसेशन पे करना पड़ रहा है पास्ट पीरियड का, तो पास्ट पीरियड का भी इधर कंसिडर नहीं होता। सी कंपेंसेशन पेड अगेंस्ट द पास्ट पीरियड, तो वो भी इधर कंसिडर नहीं किया जाता। तो हम लोग का पूरा क्वेश्चन इधर रीड करके हुआ है। तो अभी जो भी चीज़ें हम लोग ने लिखा है उसका सिंपली अभी टोटल लेना है, दैट इज़ 750 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 40, इट इज़ 980। ये जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन इसमें अगर एक भी चीज़ हम लोग ने ज़्यादा लिया और कम लिया तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो जो चीज़ें आती है वो एग्जैक्टली हम लोग को पढ़ के याद रखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना है और क्या क्या नहीं करना है। सो इधर हम लोग का जो भी टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट है वो आ गया, दैट इज़ 980। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैज़ अप इट ओन पावर प्लांट टू कैटर इट्स अ नीड इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग फर्म के पास उसका खुद का पावर प्लांट है। इट्स अ मंथ डेटा इज़ गिवन बिलो, एक मंथ का हम लोग का डेटा दिया है। उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस दैट इज़ 100 लैक्स, वो लैक्स फिलहाल छोड़ दो, अभी हम लोग 100 सिर्फ कंसिडर करेंगे। सो 100 यूनिट्स ऑफ विच 5% इज़ यूज बाय जनरेटिंग यूनिट। इसका मतलब 5% वो लोग खुद ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो जनरेटिंग यूनिट है उसके लिए वो 5% यूज़ किया जा रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, इफ़ेक्टिव जो भी प्रोडक्शन है वो, यानी कि इफ़ेक्टिव यूनिट्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो 100 में से हम लोग ये 5% माइनस करेंगे, सो 95 यूनिट्स जो भी रहेगा वो हम लोग का इफ़ेक्टिव प्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो भी डेटा दिया हुआ है वो दिया है, सी प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कॉस्ट एंड कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो कॉस्ट है, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। और कॉस्ट पर यूनिट यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग यूनिट से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। सी कॉस्ट शीट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कॉस्ट, उसमें ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है और ये अमाउंट वाला पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या डेटा दिया है, सी मटेरियल एंड यूटिलिटी यूज्ड, उसमें दिया है कोल दैट इज़ 30 MT एट द रेट ऑफ 30,000 पर MT। ओके, तो इधर कोल, फर्स्ट ऑफ ऑल कोल का दिया है, सो 300 मल्टीप्लाइड बाय 30,000। ओके, तो हम लोग सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 300 मल्टीप्लाइड बाय 30,000 इट इज़ 90 लाख। ओके, सो क्वेश्चन में जो भी बाकी के फिगर्स दिए वो कन्वर्ट करके दिया है, मतलब जो भी अमाउंट है उसको डिवाइड बाय लाख करके दिया है। सो हम लोग ये भी डिवाइड बाय लाख करके लेंगे। सो डिवाइड करेंगे 1 लाख से, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। सो हम लोग का आंसर आ गया 90, इधर आएगा 90। देन नेक्स्ट है ऑयल। सी ऑयल 5 MT एट द रेट ऑफ 160 MT, इसका मतलब 5 एंड 1,60,000 का मल्टीप्लिकेशन करना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन एंड ट्रीटमेंट इज़ 6 लाख लीटर ₹3 पर लीटर। सो इसका भी सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं है। सो ऑयल का 5 मल्टीप्लाइड बाय 1,60,000, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1,60,000 इट इज़ 8 लाख। सो डिवाइड करेंगे 1 लाख से, हम लोग का आ जाएगा 8। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है 6 लाख बोला है क्वेश्चन में। सी 6 लाख ₹3 पर लीटर। ओके, सो 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 ₹3 के हिसाब से 18 लाख का कॉस्ट आता है। सो डिवाइड करेंगे 1 लाख से, हम लोग का अमाउंट आ जाएगा 18। ओके, उसके बाद इसका टोटल लेना है। सो हम लोग को टोटल मटेरियल कॉस्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं। सो 90 प्लस 8 प्लस 18 इट इज़ 116 हम लोग का आ गया टोटल मटेरियल कॉस्ट। नेक्स्ट हम लोग को क्या डेटा दिया है, सी इधर तक हम लोग का हो गया। स्टीम बॉयल कॉस्ट इज़ 55 लाख विथ रेसिडियल वैल्यू 5 लाख एंड
आफ्टर लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। इसका मतलब स्टीम बॉयलर जो है हम लोग का, इट इज़ लाइक अ फिक्स सेट, मतलब ये हम लोग का फिक्स सेट ही होता है स्टीम बॉयलर। तो उसका जो भी 55 लाख ये वैल्यू है, कॉस्ट है, उसमें जो रेसिडुअल वैल्यू दिया है दैट इज़ स्क्रैप वैल्यू हम लोग बोलते हैं, तो वो 5 लाख है, और जो यूज़फुल लाइफ है उसका वो 10 ईयर्स का है। इसका मतलब ये डेटा हम लोग को डेप्रिसिएशन के लिए दिया गया है। तो इसमें कैसे करते हैं हम लोग, कॉस्ट लेना है दैट इज़ 55 लाख, माइनस करना है जो भी रेसिडुअल वैल्यू है वो, सो माइनस 5 लाख, सो डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स। ओके, तो 1 ईयर का आ गया 5 लाख। सिंपल होता है, क्या करना है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू यानी कि रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, उसका जो भी लाइफ है वो। सो कॉस्ट इज 55 माइनस रेसिडुअल वैल्यू इज 5 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इज 10, सो डेप्रिसिएशन इज 5 लाख। ये जो भी फिगर्स है वो ऑलरेडी लैक्स में, तो इसको अगेन डिवाइड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली कन्वर्ट करके दिया है। तो सिंपली जो 5 आया है वही हम लोग को इधर रिकॉर्ड करना है। सी, बॉयलर प्लांट का डेप्रिसिएशन हम लोग ने फाइंड आउट किया, तो वो कैसे फाइंड आउट किया हम लोग इधर लिख के रखेंगे। 55 लाख वॉज द कॉस्ट माइनस ₹5 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स। ओके, तो हम लोग का डेप्रिसिएशन आ गया 5। नेक्स्ट है सी, इधर तक हम लोग का हो गया है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ अ जनरेटिंग प्लांट इज 90 लाख विथ नो रेसिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड एट द रेट ऑफ 10%। इसका मतलब जो जनरेटिंग प्लांट है वो भी फिक्स सेट है, उसका 90 लाख का कॉस्ट है, सॉरी 90 लाख का कॉस्ट है, और डेप्रिसिएशन रेट है 10%, और उसका कोई भी रेसिडुअल वैल्यू नहीं है। तो ये तो सिंपल है, इसके ऊपर डायरेक्टली 10% फाइंड आउट करना है। सो 90 लाख के ऊपर डायरेक्टली 10% फाइंड आउट करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 9 लाख का। ओके, तो इसका भी डेप्रिसिएशन हम लोग का हो गया है 9 लाख। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया है, सी इधर तक हो गया। नेक्स्ट है जनरेटिंग प्लांट, उसमें जो भी वर्कर का डेटा है वो दिया है दैट इज़ फॉर वेजेस। सो जनरेटिंग प्लांट में 100 स्किल वर्कर्स लगते हैं, तो एट द रेट ऑफ 30,000, मतलब उन लोग का टोटल जो भी वेजेस है वो दिया है, तो सिंपली हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद है ये 150 हेल्पर्स लगते हैं 20,000 पर मंथ के हिसाब से। ये जो भी डेटा दिया है 30,000 एंड 20,000 दैट इज़ पर मंथ दिया है, और हम लोग को 1 मंथ का ही डेटा बोला है। सो गलती से भी 12 से मल्टीप्लाई मत करना। बहुत सारे लोगों को यही आदत होता है कि पर मंथ दिख गया तो डायरेक्टली उसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग को पूरे ईयर का नहीं फाइंड आउट करना है, हम लोग को ओनली 1 मंथ का डेटा दिया है, सो हम लोग को 1 मंथ का ही फाइंड आउट करना है। इधर 12 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस 30,000 एंड दिस नंबर ऑफ हेल्पर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस 20,000 किया तो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा। ओके, सो हम लोग इधर है वेजेस फॉर जनरेटर प्लांट, उसमें फॉर स्किल वर्कर्स के लिए डेटा दिया है दैट इज़ 100 वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹30,000। ओके, सो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा, सी 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट इज़ 30 लाख। सो डिवाइड करेंगे 1 लाख से, सो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा 30। ये अमाउंट सिंपल दिखते हैं, फिर भी कैलसी ही करके लेना क्योंकि हम लोग को 1 लाख से वगैरह डिवाइड करना है, सो उसमें गलती नहीं होगी अगर कैलसी से किया तो। उसके बाद हेल्पर का बोला है 150 हेल्पर है, उसका जो भी पेमेंट है वो 20,000 है ओवरऑल। सो सिंपली हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 150 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 इट इज़ 30 लाख। सो डिवाइड करेंगे 1 लाख से, इट इज़ 30। ओके, तो नेक्स्ट है सी, इधर तक हम लोग का हो गया। नेक्स्ट है बॉयलर प्लांट दैट इज़ 60 स्किल सेमी स्किल वर्कर्स है 25,000 के हिसाब से, और 100 हेल्पर्स है 20,000 के हिसाब से। ओके, सिंपली मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं है। सो बॉयलर प्लांट के लिए सेमी स्किल वर्कर्स है दैट इज़ 60 वर्कर्स, उसका जो रेट है वो है 25,000। ओके, वैसे ही हेल्पर का 100 हेल्पर्स है, उसका रेट है 20,000। ओके, सो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय दिस
60, सो हम लोग का अमाउंट आ गया 15 लाख, डिवाइड करेंगे 1 लाख से, सो इट इज़ 15। वैसे ही हेल्पर का 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड इट इज़ 20 लाख, सो डिवाइड करेंगे 1 लाख से, सो इट इज़ 20। ओके, तो इधर तक हम लोग का हो गया है। अभी नेक्स्ट पार्ट सी, इधर तक हो गया है। अभी नेक्स्ट इज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ जनरेटिंग प्लांट एंड बॉयलर इज़ 5 लाख। सो इट इज़ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हम लोग को दिया है 5 लाख का, सो डायरेक्टली दिया है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन, ओके, इट इज़ 5 लाख। नेक्स्ट है सी, शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। ओके, तो जो भी फैक्ट्री रिलेटेड यानी कि प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी पार्ट है उसका शेयर है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के चार्जेस में जो प्रोडक्शन का शेयर है वो दिया है, दैट इज़ 20 लाख। सो ये हम लोग को पूरा लेना चाहिए 20 लाख। सो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस गिवन, ओके, इट इज़ 20 लाख। सो इधर तक हम लोग का हो गया है। अभी नेक्स्ट है रियलाइजेशन फ्रॉम सेल ऑफ ऐश डिस्पोज, दैट इज़ 1.5 लाख। सो ये क्या है ना कि जो ऐश रहता है वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो भी ऐश क्रिएट होता है वो उन लोग ने सेल किया है, यानी कि रियलाइजेशन हो गया उससे 1.5 लाख का। हम लोग को इधर कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। सो ये जो सेल ऑफ ऐश है उसका रिकॉर्डिंग इधर नहीं होगा, सिंपली हम लोग को जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वही हम लोग को इधर फाइंड आउट करना है। सो ये सेल ऑफ ऐश हम लोग डायरेक्टली इग्नोर करेंगे। चाहिए तो हम लोग नोट लिख सकते हैं, दैट इज़ रियलाइजेशन ऑफ अ सेल ऑफ ऐश डिस्पोज, दैट इज़ 1.5 लाख विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दिस कॉस्ट शीट। इतना लिखा तो भी चलेगा। तो इधर हम लोग का ये जो कॉस्ट शीट है वो रेडी है। तो अभी सिंपली हम लोग इसका टोटल फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग को टोटल कॉस्ट समझ में आ जाएगा। सो सी, इधर तक हम लोग का टोटल आ गया है। अभी नेक्स्ट है दैट इज़ 116, इतना टोटल आया है ना, तो उसमें बाकी सारी चीज़ें प्लस करेंगे। सो 116 प्लस दिस 30 प्लस दिस 30, उसके बाद प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 20। सो हम लोग का टोटल कॉस्ट आ गया 250। सो टोटल कॉस्ट इज़ 250, ठीक है। तो इधर हम लोग का टोटल कॉस्ट आ गया है, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में और भी एक चीज़ फाइंड आउट करना है। सी, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है तो टोटल कॉस्ट मिल गया, सो कॉस्ट शीट हो गया। नेक्स्ट है कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट तो फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग को नंबर ऑफ़ यूनिट्स लगेगा। सो नंबर ऑफ़ यूनिट्स के लिए हम लोग को स्टार्टिंग में ही बोला था 100 यूनिट्स हम लोग ने प्रोड्यूस किए, लेकिन उसमें से 5% इज़ यूज बाय जनरेटिंग यूनिट, यानी कि हम लोग के सेल्फ यूज़ के लिए वो 5% चला गया है। सो हम लोग को ये माइनस करके लेना है। तो इधर हम लोग इफेक्टिव यूनिट प्रोड्यूस फाइंड आउट करेंगे। सी, इफेक्टिव यूनिट प्रोड्यूस, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 यूनिट्स हम लोग ने प्रिपेयर किया, वो लैक्स छोड़ दो क्योंकि हम लोग सारे अमाउंट्स कन्वर्ट किया है हम लोग ने। सो 100 यूनिट्स ही पकड़ लो, उसमें से माइनस करेंगे 5%, ओके। सो 100 यूनिट्स का 5% होता है 5, सो माइनस करेंगे सो 95 आ गया। तो हम लोग का इफेक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस है 95 यूनिट्स, ओके। इसमें हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 100 माइनस 5% किया तो भी डायरेक्टली 95 आता है। सो इधर हम लोग का 95 यूनिट्स आ गया है। अभी सिंपली कॉस्ट पर यूनिट, सो टोटल कॉस्ट इज़ ₹250, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज़ 95 यूनिट्स, ओके। सो 250 डिवाइड बाय 95, इट इज़ 2.63, राउंड अप करेंगे तो 63 ही रहेगा। सो हम लोग का आंसर आ गया 2.63 रुपीज़, 2.63, ठीक है। तो हम लोग का इधर कॉस्ट पर यूनिट भी आ गया है ₹2.63। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।